बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिज़ा सईद आपके अपने चैनल के साथ दैट इज़ स्टडी विद स्किल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल से ही रिलेटेड टॉपिक है, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम मिलकर बहुत अच्छे से नेशनल एमडीकेट की तैयारी कर सकें और मैक्सिमम स्कोर ऑब्टेन कर सकें। स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रॉस ब्रिज। याद रखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इनिशिएट क्यों होता है, मतलब मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होता है तो उसे कैसे पता चलता है कि इस वक्त मुझे कॉन्ट्रैक्ट होना है। याद रखिएगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो इनिशिएटेड होता है नर्व इम्पल्स की वजह से। ठीक है, नर्व इम्पल्स जब अराइव करती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा मैंने एमसीक्यूज भी देखा था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब नर्व इम्पल्स अराइव करे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ठीक, अच्छा, जब नर्व इम्पल्स जो होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आ जाती है तो उसके बाद वो कैसे मूवमेंट करती है, तो देन वो नर्व इम्पल्स जो होती है वो मूव करती है सार्कोलीमा तक। सार्कोलीमा क्या था, हमने टॉपिक में पढ़ा था, पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि ये सार्कोलीमा जो होती है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल। ठीक है, नर्व इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बाद आएगी सार्कोलीमा के पास, देन ये ट्रांसवर्स टिब्यूल से मूव करती हुई कहाँ जाएगी नर्व इम्पल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास। याद रखिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जिसके पास राइबोसोम्स वगैरह मौजूद नहीं होते। इसके पास क्या मौजूद होता है, इसके पास कैल्शियम मौजूद होते हैं और इसके पास कैल्शियम गेट्स मौजूद होते हैं। अच्छा, जब नर्व इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैल्शियम गेट्स ओपन हो जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कैल्शियम मूव करेगा इनटू द साइटोसोल। ठीक है, मसल के साइटोसोल में वो मूव करना शुरू कर देगा कैल्शियम, यानी कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल के साइटोसोल में आ जाएगा जब नर्व इम्पल्स सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मसल था वो रिलैक्स स्टेट में था, यानी कि मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुकी हूँ कि जब रिलैक्स स्टेट में मसल होगा तो थिन और थिक फिलामेंट्स ओवरलैप तो करेंगे लेकिन ए बैंड के एंड्स पर ओवरलैप करेंगे। ठीक, अब रिलैक्स स्टेट में जो ट्रोपोमाइसिन होगी वो क्या करती है, जो ट्रोपोमाइसिन होती है वो कवर करती है एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन। हमें पता है कि थिन फिलामेंट्स में 3 प्रोटीन मौजूद होते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। ठीक, अब जब रिलैक्स स्टेट होगा तो ट्रोपोमाइसिन जो होगी, ठीक है, एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थे जिन पर मायोसिन ने आके बेंड होना था और मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना था, रिलैक्स स्टेट में एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स थे उसे कवर करेगी ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, एट विच मायोसिन बिकम अटैच, जिस पर मायोसिन ने आके अटैच होना था। अब व्हेन कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन मूव स्लाइटली, अब इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल जब नर्व इम्पल्स जो थी वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई तो यहाँ से क्या हुआ, कैल्शियम निकला और साइटोसोल में आया। साइटोसोल में कैल्शियम आके बाइंड हो गया ट्रोपोनिन के साथ। हमने एक लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रोपोनिन जो होता है उसके पास 3 पॉलीपेप्टाइड होते हैं और जो थर्ड पॉलीपेप्टाइड होता है वो TNC होता है और इस पॉलीपेप्टाइड से कैल्शियम आके जुड़ता है, यही पढ़ा था, याद है आपको। अच्छा, अब क्या होगा, ये जो थर्ड पॉलीपेप्टाइड होगा ट्रोपोनिन का, इससे आके कैल्शियम जुड़ेगा जिसकी वजह से ट्रोपोनिन जो होगा वो मूव करेगा स्लाइटली। जब ट्रोपोनिन स्लाइटली मूव करेगा तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन के साथ भी जुड़ा होता है, ये भी आपको मैंने बताया था TNT में कि ट्रोपोनिन के 3 पॉलीपेप्टाइड थे, एक था TNI, एक था TNT जो ट्रोपोमाइसिन के साथ जुड़ा हुआ था और एक था TNC जो कैल्शियम के साथ जुड़ना था। अब जब ट्रोपोनिन कैल्शियम के साथ जुड़ेगा तो क्या होगा, वो स्लाइटली मूव कर जाएगा क्योंकि वो ट्रोपोमाइसिन के साथ भी जुड़ा हुआ था। ट्रोपोनिन के स्लाइटली मूव करने की वजह से ट्रोपोमाइसिन भी स्लाइटली मूव करेगा और उसने जो एक्टिन के जो कवर किए हुए थे हेड्स वो वहाँ से हट जाएगा। जो एक्टिव साइट एक्टिन की जो ट्रोपोमाइसिन ने बंद की हुई थी वो खुल जाएगी जब ट्रोपोनिन स्लाइटली मूव करेगा, तो ट्रोपोमाइसिन भी मूव करेगा और वो एक्टिव साइट से हट जाएगा। दिस अफेक्ट द ट्रोपोमाइसिन टू डिस्प्लेस एट द एक्टिव साइट्स और द बाइंडिंग साइट्स। जिसकी वजह से क्या होगा कि ट्रोपोमाइसिन डिस्प्लेस हो जाएगा एक्टिव साइट से, क्योंकि ट्रोपोनिन मूव किया उसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन भी मूव कर गया। अच्छा,
देन मायोसिन हेड्स अटैच एट एक्टिन फिलामेंट्स। अब क्या होगा, अब मायोसिन के जो हेड्स होंगे वो एक्टिन फिलामेंट्स पर जाके अटैच हो जाएंगे जहां उनकी बाइंडिंग साइट थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मायोसिन हेड्स एक्टिन की एक्टिव साइट्स पर जाके अटैच होंगे तो उस वक्त एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा। और याद रखिएगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो क्रॉस ब्रिज होता है, जब मायोसिन हेड्स एक्टिन की एक्टिव साइट से जाके मिलते हैं तो उसके नतीजे से क्रॉस ब्रिज फॉर्म होता है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एटीपी हाइड्रोलाइज करता है जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज टूट जाता है। याद रखिएगा, जब मायोसिन हेड्स एक्टिव साइट्स ऑफ एक्टिन पर जाकर मिलेंगे और क्रॉस ब्रिज बनेगा उस वक्त भी एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा। और जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो ब्रिज टूटेगा क्रॉस ब्रिज तो भी एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगी, वहाँ भी एटीपी यूज होगी। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज एंड फॉर द ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज एटीपी विल बी यूज्ड। अच्छा, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन डाउन हो जाएगा, फॉर्मेशन और ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज बार बार होती रहेगी जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये फेडरल बुक है, जस्ट अ मिनट, और ये उसकी डायग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस्टिंग स्टेज था, ठीक है। रेस्टिंग स्टेज में एटीपी हाइड्रोलाइज्ड होगा जब क्या होगा, जब मायोसिन के हेड्स आके एक्टिन की एक्टिव साइट्स पर जाके अटैच होंगे। आप देख रहे हैं ये ट्रोपोमाइसिन है, ट्रोपोमाइसिन ने क्या किया हुआ है, ट्रोपोमाइसिन ने एक्टिन पर जितने भी एक्टिव साइट्स थे वो बंद किए हुए हैं। और यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे ट्रोपोनिन मौजूद है। अब देखिए, अब जब कैल्शियम बाइंड होगा टू ट्रोपोनिन, मायोसिन बाइंड्स टू एक्टिन। जब कैल्शियम आके, ये देखा आपने, कैल्शियम पहले ट्रोपोनिन ऐसे ही था, फिर इस पे कैल्शियम आके अटैच हो गया जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रोपोनिन, ये जो गोल सी चीज़ है ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन स्लाइटली मूव करेगी जिसकी वजह से ये जो ट्रोपोमाइसिन है जिसने हेड्स को बंद किया हुआ था, यहाँ पे एक्टिन के जो एक्टिव साइट्स थे उनको बंद किया हुआ था, जब कैल्शियम यहाँ से ट्रोपोनिन से जुड़ा तो उसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन भी हल्का सा मूव किया जिसकी वजह से ये सारे एक्टिव साइट्स ओपन हो गए। अब जब ये सारे एक्टिव साइट्स ओपन हो गए तो मायोसिन आके उन एक्टिव साइट्स पर जुड़ गया। पहले ट्रोपोमायोसिन ने क्या किया हुआ था, उन एक्टिव साइट को बंद किया हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, अब जब वो एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो गए तो मायोसिन आके उससे जुड़ गया। देन क्या हुआ, देन यहाँ पे जब ये इससे आके मिला तो एटीपी हाइड्रोलाइज हुई क्योंकि क्रॉस ब्रिज बना। देन नेक्स्ट जब ये क्रॉस ब्रिज टूटा दोनों के दरमियान तो भी एटीपी हाइड्रोलाइज हुई। सो होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर हम सिन बुक से बात करें, सो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सिन बुक ह्यूमन आई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.01 सेकेंड में। अच्छा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आपको बता दी। अब अकॉर्डिंग टू सिन बुक मसल कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सो मसल कॉन्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू सिन बुक 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, नर्व इम्पल्स के आने पर, एनर्जी यूटिलाइज होने पर या एनर्जी यूज होने पर, और कैल्शियम की मौजूदगी पर। अच्छा, अब इम्पल्स याद रखिएगा, मसल स्टिमुलेटेड होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ नर्व इम्पल्स जब मैसेज आता है सीएनएस से, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से। वही बात होगी कि जब नर्व इम्पल्स तभी आती है जब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसे मैसेज देता है। जब नर्व इम्पल्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आएगी तो मसल स्टिमुलेटेड हो जाएगा। अच्छा, मसल डीजनरेट हो जाते हैं क्योंकि इम्पल्स कट अवे हो जाती है ड्यूरिंग द पोलियो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि पोलियो में, जब पोलियो एक वायरस है, ठीक है, जब पोलियो हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, वो जो नर्व इम्पल्स होती है वो कट अवे हो जाती है, इसलिए मसल्स मूव नहीं कर सकते, बॉडी मूव नहीं कर सकती और मसल्स क्या हो जाते हैं, मसल डीजनरेट हो जाते हैं। अच्छा, सेकेंड बात आ जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है इम्पल्स के आने पर। जैसे पोलियो में नर्व इम्पल्स नहीं आती है तो उसकी वजह से मसल डीजनरेट हो जाते हैं। सेकेंडली, मसल कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड करता है एनर्जी पर। अच्छा, एनर्जी कहाँ से मिलती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी फूड से मिलती है थ्रू इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। वो जो फूड होता है, एज यू नो, कि बॉडी में जो स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है और कैरेटीन फॉस्फेट होती है। जितनी भी हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है और स्टोर होती है हमारी बॉडी में
एनर्जी फूड वगैरह जो स्टोर होता है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होता है, दैट्स वाई इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, और केराटिन फॉस्फेट में होता है। अब एनर्जी जो होता है वो फूड से मिलता है, और वो जो एनर्जी होती है वो स्टोर्ड हो जाती है मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक है, सो जब एनर्जी की ज़रूरत होती है सो वो जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोरेज फूड होता है, वो चेंज हो जाता है केराटिन फॉस्फेट में। केराटिन फॉस्फेट जो है वो एक हाई एनर्जी फॉस्फेट है, और देन ये केराटिन फॉस्फेट जो है वो चेंज हो जाता है एटीपी में, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, सो सेकेंड चीज़ क्या इंपॉर्टेंट थी, एनर्जी इंपॉर्टेंट थी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। थर्ड चीज़ क्या आ जाती है, थर्ड आ जाता है कैल्शियम आयंस। आपको पता है अभी हम बात कर चुके हैं कि कैल्शियम आयन स्टोर्ड होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जब नर्व इम्पल्स आती है एंड प्लेट पर, दैट्स वाई एसिटिलीन कोलिन रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, देन रिलीज ऑफ कैल्शियम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, इसमें होता क्या है, नॉर्मली इसमें ये होता है कि जैसे नर्व इम्पल्स जो एंड प्लेट पर आती है, या मैं कहूँ कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आती है, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब नर्व इम्पल्स आती है तो कैल्शियम रिलीज होता है। जब कैल्शियम वहाँ से रिलीज होता है तो वो मूव करता है मसल में। ठीक है, मसल के जंक्शन की तरफ मूव करता है, और उसके नतीजे में रिलीज होता है एसिटिलीन कोलिन। ठीक, अब जब एसिटिलीन कोलिन रिलीज होगा तो ये जो कैल्शियम होगा जो जाके बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन के साथ। ठीक, सो हम बात कर रहे थे कि नर्व इम्पल्स जब एंड प्लेट पर आएगी, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आएगी, तो उसके नतीजे में रिलीज होगा एसिटिलीन कोलिन अकॉर्डिंग टू सिंथ बुक। सो देन क्या होगा, देन कैल्शियम रिलीज होगा, और कैल्शियम रिलीज होकर आके ज्वाइन हो जाएगा ट्रोपोनिन के साथ, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन स्लाइटली मूव करेगी, और ट्रोपोनिन एज यू नो ट्रोपोमाइसिन के साथ भी जुड़ी होती है, जिसकी वजह से ट्रोपोमाइसिन मूव करेगी। जब ट्रोपोमाइसिन मूव करेगी, क्योंकि वो हेड्स को कवर करके बैठी थी, तो एक्टिव साइट एक्सपोज हो जाएंगे, और एक्टिव साइट के जो हुक्स होंगे वो एक्सपोजेज आउट हो जाएंगे। देन क्या होगा, क्रॉस ब्रिज की अटैचमेंट होगी एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। वही वाली बात है, इसलिए मैं जल्दी से बोल रही हूँ। देन एटीपी हाइड्रोलाइज होगा, कैल्शियम अगेन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में आया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, रिलैक्स स्टेट आएगा, तो दोबारा कैल्शियम चले जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और क्रॉस ब्रिज जब ब्रोकन आउट हो जाएगा। सो होप सो आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुआ होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है और अगर आपके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल साबित हुआ है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट हासिल हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। रखिए मुझे अपने दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।